नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेहरा क्लासेस में। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय की आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए और कहीं न कहीं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम लाए हैं सिंघम बैच। केवल ₹2999 में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जिसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके विषय पर अच्छी पकड़ हो सके और कहीं न कहीं जो शब्दों की एक विषय की शब्दावली होती है उससे भी आप परिचित हो सके। ना केवल एग्ज़ाम में बल्कि इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए आप हमारे साथ कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस विषय की तैयारी केवल ₹2999 में, जहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराई जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी को और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सही रणनीति को बताया जाएगा। तो केवल ₹2999 में आप जॉइन कर लीजिए हमारे बैच को और मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, आप विजिट कर लीजिए, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और अभी केवल दूसरी यूनिट चल रही है तो बहुत जल्दी ही पूरा आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आप हमारे साथ जॉइन करके तैयारी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। अभी हम पढ़ने वाले हैं जॉन रॉल्स के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक विचारक है ये, तत्कालीन समय के विचारक है जिनका जन्म हुआ था 1921 में, है ना? और इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 2002 में। बहुत ज़्यादा पुराने विचारक नहीं हैं, हमारे अभी के समय के हैं और इनके जो सिद्धांत हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान विषय में। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स को और ये पहली यूनिट का आपका भाग है जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। ये उनके आखिरी विचारक है ना? और कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण विचारक है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो देखो, जो जॉन रॉल्स महोदय है इनका जन्म होता है अमेरिका में। अमेरिका में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद बहुत अच्छी तरीके से इनकी परवरिश होती है, बहुत अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद से शुरू से ही जो जॉन रॉल्स है, जैसा आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, चित्र में आपको दिख रही है, बहुत प्रतिभावान, बुद्धि और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब काम को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। बहुत पैशनेट थे अपने काम को लेकर, जो सामाजिक समस्या इनको नज़र आती थी, ये कोशिश करते थे कि उनका समाधान कैसे किया जाए, कैसे उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ उपाय निकाले जाए, इसका सतत रूप से प्रयास करते थे हमारे जान जॉन रॉल्स महोदय। फिर क्या हुआ जब जैसे ये थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने बहुत सारे अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया और बहुत सारे अखबारों में छपाने लगे, तो इस तरीके से बहुत कम उम्र में ही इनकी प्रसिद्धि प्रसिद्धि बढ़ने लगी। जॉन रॉल्स की जो सबसे बड़ी देन है वो है इन्होंने न्याय को लेकर जो विचार दिए हैं, जो न्याय के सिद्धांत दिए हैं इनके बहुत ज्यादा मौलिक है और उनका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जो इनके विचार है उदारवादी ये विचारक है और पूरे समाज में समता लाने की ये बात करते हैं। इनने जो अपना विचार दिया है वो जो बेंथम का उपयोगितावाद था उसके विरुद्ध दिया था। बेंथम का क्या कहना था कि समाज में जो अधिकतम लोग हैं, अधिकतम लोगों का सुख है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही क्या न्याय है। ये मानना था कि जिस जैसे कोई भी कानून बनता है, वो बहुमत की सहमति से बनता है, तो ठीक है, वो अच्छा है, ऐसा बेंथम मानते थे। पर रॉल्स का कहना क्या था कि नहीं भैया, समाज में बहुमत नहीं, सारे लोग रह रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के मत भी इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि केवल बहुमत का हित नहीं, एक व्यक्ति का मत भी इम्पोर्टेंट है, मतलब व्यक्ति स्वयं में साध्य है, तो एक व्यक्ति का मत भी इम्पोर्टेंट है, तो कैसे सबके मत को समान महत्व दिया जाए। तो इस तरीके से समतावादी न्याय की उन्होंने बात की। उदारवाद के अंतर्गत इस तरह के विचार रहे हैं। न्याय को लेकर जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने एक बुक लिखी जिसकी वजह से बहुत प्रसिद्ध है। और एक समय ऐसा आया राजनीति विज्ञान में, जैसे मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए, उसके बाद राजनीति में कोई नई खोज ही नहीं हुई। तो फिर विवश होकर हमारे राजनीतिक वैज्ञानिकों को या पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन्हें कहा जाता है, इनको मजबूर होकर कहना पड़ा भैया कि राजनीति विज्ञान में अब कोई सिद्धांत ही नहीं है। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत मर गए हैं, जिसको कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी। विचारधारा का अंत भी कहते हैं और एंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांतों का अंत भी कहते हैं। ऐसा माने जाने लगा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे सामने आते हैं नारीवादी और उनके अलावा जो सबसे बड़े सिद्धांत नए प्रस्तुत करते हैं वो है जॉन रॉल्स महोदय। इसलिए ध्यान रखिए, जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के चलिए आप कि कम से कम एक प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए यूनिट में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और अभी तक का इतिहास रहा है।
कि कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार न्याय को इतने विस्तृत तरीके से और इतने अच्छे से इन्होंने वर्णित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, तो ये इनका अतुलनीय योगदान है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमको बहुत अच्छी तरीके से इनके विचारों को समझना है। तो चलो, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे जॉन रॉल्स महोदय के बेसिक विचारों को। तो सबसे पहले कुछ जीवन की इनकी बातें देख लेते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है इनको समझने के लिए। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ अमेरिका में। तो देखो, अमेरिका में जन्म हुआ, ऑलरेडी बहुत अच्छी शिक्षा और दीक्षा इनकी हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन न्याय की थ्योरीज को लिखने में समर्पित कर दिया। ठीक है। यूएसए में जन्म हुआ लगभग 1900, इनका जन्म हुआ था 1921 में, और मृत्यु होती है इनकी 2002 में। ठीक है, 2002 में मृत्यु होती है। इनने बचपन से ही जोर क्या दिया कि जो समाज में समस्याएं हैं, या जो इनको सामाजिक समस्या कहते हैं, इनका समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत ही प्रयास करते रहे ना। सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इन्होंने प्रयास किया। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, मतलब बहुत शुरू से ब्रिलियंट माइंड के व्यक्ति रहे हैं। बौद्धिक प्रतिभा के धनी रहे, बुद्धिमान थे मतलब, है ना। विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। बहुत विलक्षण बुद्धि इनके पास थी शुरू से ही, है ना। बहुत इंटेलिजेंट आप कह सकते हो। इन्होंने बहुत कम उम्र से अपने विचारों को पत्र पत्रिका और अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में, तो इनको कहीं ना कहीं वहीं से प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई थी। अखबारों में अपने विचार लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। इन्होंने जो अपने पहले विचार किस रूप में लिखे थे, ये क्या कहते थे, उनको कहते थे जस्टिस। जब बचपन में अपने विचार लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में, तो उनको इन्होंने कहा जस्टिस इज फेयरनेस, है ना। फेयरनेस मतलब उचितता के रूप में विचार। विचार या न्याय, है ना। उचितता के मतलब सही न्याय क्या होना चाहिए, जस्टिस एज अ फेयरनेस, इस नाम से अपनी रचना लिखा करते थे। ठीक है। इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड, है ना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये क्या बनते हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर बनते हैं, है ना। यहाँ अध्ययन करते हैं और यहीं से ज्यादा ये न्याय पर लिखना शुरू करते हैं। न्याय पर लिखना शुरू करते हैं, न्याय के विषय में अपनी खोज सतत रूप से जारी रखते हैं। जब ये प्रोफेसर होते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब लगातार ये लिखते रहते हैं। फिर वो समय आता है 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, जिनका नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी बुक? थ्योरी ऑफ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एक किताब होती है ना। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें जो न्याय से संबंधित थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी देन क्या है? न्याय सिद्धांत। न्याय के संबंधित उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया, उनको एक नई मान्यता दी। ये इनकी भूमिका है। इनके विचार अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः है उदारवादी विचारक है। उदारवादी है और समतावादी है। मतलब है कि बीच के न्याय की बात करते हो, कैसे करते मैं आपको आगे बताऊंगा ना। उदारवादी भी और समतावादी भी, मतलब ये पूंजीवादी विचारों को भी शामिल करते हैं न्याय में, और मार्क्सवादी विचारों को भी या समाजवादी विचारों को भी शामिल करके एक बीच का रास्ता लेकर चलते हैं। इसलिए इनके विचारों को सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। पूंजीवादी हो या उदारवादी के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है, और मार्क्सवादी या समाजवादी के द्वारा भी इनके विचारों को स्वीकार किया जाता है। इनने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया, वो जो उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद ये किसका सिद्धांत था? बेंथम का। बेंथम के उपयोगितावाद के विरुद्ध इन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है। कि बेंथम ने बात की थी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। इन्होंने कहा नहीं भैया, सभी लोगों का सुख न्याय है। एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति खुद में साध्य है, व्यक्ति स्वयं साध्य है। इसकी बात करते कि हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदारवादी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के उद्धार की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के मत को महत्व देते हैं। ये महत्व है इनका।
ठीक है। महत्वपूर्ण इनका जो योगदान है देखो, इनका और किस लिए इनको जाना जाता है, तो रॉल्स को जाना जाता है जो समसामयिक, मतलब कि जो आज के समय में या जो तत्कालिक समय, पुराने समय को कहा जाता है। सामयिक समय मतलब आज के समय में, ये आज के समय के राजनीतिक विचारक है। वर्तमान समय के कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने विचार दिए हैं ना। नई सदी के आधुनिक राजनीतिक विचारक है। इन्हें राजनीतिक पुनरुत्थानवादी विचारक कहते हैं। आपको पता है कि एक नए विचार राजनीति में आने ही बंद हो गए थे, तो बहुत समय बाद कुछ नए सिद्धांत देते हैं न्याय को लेकर, कुछ नए थ्योरीज की बात करते हैं। इसलिए इनको पुनरुत्थानवादी विचारक कहा जा रहा है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों को फिर से जीवित कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी देन है राजनीति विज्ञान में, इसलिए समसामयिक राजनीतिक विचारक है। राजनीतिक पुनरुत्थान की ये बात करते हैं, तो इन सब बिंदुओं को लेकर रॉल्स महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखते हैं कि जो रॉल्स महोदय है, रॉल्स महोदय के न्याय की पृष्ठभूमि क्या रही है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी विचारक जब विचार देता है ना, तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय वर्तमान की, जहाँ वो विचारक रह रहा है, वहाँ की तत्कालिक परिस्थितियाँ, स्थिति या आसपास का माहौल क्या है। उस विचारक के विचार उसी से प्रभावित होते हैं। तो देखो, जो रॉल्स महोदय है, इनके विचारों की पृष्ठभूमि क्या है? इनके विचारों की पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। तो जब इनका अध्ययन पूरा हो गया था रॉल्स महोदय का, और ये अपने सिद्धांतों का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे थे, तो इस समय अमेरिका की जो पृष्ठभूमि कैसी थी पता है? लगभग ये 1950 का समय है, जब ये युवा हुए थे, चीजों को समझ रहे थे। 1950-60 का समय जो था अमेरिका का, बहुत उथल पुथल वाला समय था। उथल पुथल वाला समय कैसे था देखो, इस समय अमेरिका में एक तरीके से गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध या संघर्ष का समय था। कैसे? यहाँ अश्वेत आंदोलन चालू थे। आपस में श्वेत और अश्वेतों की लड़ाई चल रही थी। तो ये भी एक तरीके के न्याय का मामला है कि अश्वेत लोग जो थे ना, जो काले लोग हैं, गोरे काले का बहुत नस्ली भेदभाव अमेरिका में होता है, तो अश्वेत लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि भैया हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे साथ शुरू से सदियों से क्या होते हुए आया है, हमारे साथ सदियों से अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, इनके लिए समानता की बात कर रहे थे। इसी बीच वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था अमेरिका, है ना। रसिया से इनका शीत युद्ध चल रहा था, बेवजह फिजूल में अमेरिका में ने वियतनाम पर हमला कर दिया था। सोचो, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, और इसको वियतनाम ने हरा दिया था। गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से कितने सैनिक इनके मारे गए। एक तरीके से हार ही हुई अमेरिका की। तो बहुत सारे यहाँ के संस्थान अच्छे से काम नहीं कर रहे थे अमेरिका के, बहुत उथली पुथली स्थिति थी देश में। तो इस पृष्ठभूमि में न्याय, अपने जो रॉल्स महोदय हैं, इन्होंने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि यहाँ जो अमेरिका में राजनीतिक संस्थान है, उनमें भी न्याय लाने की जरूरत है, ताकि वो सबके साथ न्याय कर सके, किसी के साथ भेदभाव ना करे, है ना। तो इस तरह की स्थिति, ये पृष्ठभूमि थी अमेरिका की। इनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने न्याय के विचार दिए। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि न्याय जो है ना, इनका प्रसिद्ध कथन है, क्या कहते हैं, रॉल्स कहते हैं कि जो न्याय है, ये सामाजिक संस्थानों का, सामाजिक संस्थान सारे होते हैं, ठीक है, सरकार के या चर्च के या जितने भी ऐसे संस्थान है जो समाज को प्रभावित करते हैं, उनको सामाजिक संस्थान कहते हैं। तो ये कहते हैं न्याय सामाजिक संस्थानों का या सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है ना। ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है रॉल्स का। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे जो सत्य है वो चिंतन का सद्गुण है। सत्य चिंतन का सद्गुण, मतलब जब भी हम चिंतन करते हैं ना, तो उसके केंद्र में होता है सत्य। उसी तरीके से ये कहते हैं कि जो भी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं ना, इनका प्रथम सद्गुण क्या है? न्याय। न्याय मतलब होता है सबके साथ मानव को मानव होते होने के नाते समानता,
और सब चीजें सुविधा दूसरों के समान प्राप्त होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक संस्थान का पहला गुण क्या होना चाहिए? न्याय करना, सबको बराबर का दर्जा देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे। आगे इन्होंने कहा, रॉल्स कहते हैं, ये भी इनका प्रसिद्ध कथन है। रॉल्स ने कहा, देखो रॉल्स कहते हैं कि जो न्याय है, न्याय समाज के पारस्परिक समाज के पारस्परिक न्याय समाज के पारस्परिक फायदे हेतु एक सहकारी उद्यम है। हेतु एक सहकारी उद्यम या सहयोगात्मक चेष्टा, सहयोगात्मक चेष्टा है ना? कि ये इनका प्रसिद्ध कथन है। दूसरा ये कहते हैं कि न्याय क्या है? जो न्याय है, समाज के पारस्परिक फायदे हेतु एक सहकारी उद्यम या सहयोगात्मक चेष्टा है। देखो इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जितने भी न्याय केवल इसलिए है कि समाज में सबका फायदा हो सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे सरकारी उद्यम होता है, सहकारी उद्यम को आप बोलते हैं कोऑपरेटिव वर्चू, इसको कहा गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है? सहकारी, सहकारिता क्या होती है? जहां किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होती, कोई मालिक नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता। आप मिलकर किसी चीज में एक साथ काम करते हो। मान लो एक जमीन का 100 एकड़ खेत लिया आपने, तो सब खुद ही आप मजदूर हो, खुद ही उसमें सब मिलकर काम करेंगे बराबर से। जितना उत्पादन होगा बराबर से सब लोग बांटेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो आप सब उसके मालिक रहेंगे। इस तरीके से न्याय भी ना समाज के फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम है, कि जो सभी सभी उसके मालिक हैं, वो सभी के हित में है। इसको कहा जाता है सहयोगात्मक चेष्टा या सहकारी उद्यम, कि सबके लिए समान है, सबको न्याय का पालन करना है और न्याय सबके साथ होगा। तो ये बात कहते हैं कि ये केंद्र बिंदु है न्याय का, ये रॉल्स महोदय का मानना है। आगे क्या कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य समान नागरिकों का समुदाय है। राज्य समान नागरिकों का समुदाय है, मतलब जॉन रॉल्स उदारवादी है। ये हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। तो राज्य जो बना है ना, एक समुदाय है, एक समाज है, ये हर एक नागरिक के योगदान से बना है। तो सभी नागरिकों का समान रूप से योगदान है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। यहाँ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का नहीं चलेगा, यहाँ हर व्यक्ति समान है। इसलिए समता पर या समानता पर ज्यादा जोर देते हैं कि सब नागरिक समान है, इसकी बात करते हैं। आपको मैंने जैसा कि बताया, जो रॉल्स है, रॉल्स के न्याय को क्या कहा जाता है? जो इनका न्याय सिद्धांत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी देन है। न्याय सिद्धांत इनकी सबसे बड़ी देन है, रॉल्स की। और जीवन भर ये न्याय के संबंध में ही लिखते रहे, ठीक है? ये इनकी सबसे बड़ी देन है, न्याय सिद्धांत। ये आपको पता ही होगा क्योंकि हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला, जब इन्होंने अपनी बुक लिखी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको खूब प्रसिद्धि मिली। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जॉन रॉल्स प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि इसका कारण क्या था? देखो, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1945 के बाद में, तो पूरी दुनिया में ना विज्ञान के बहुत आविष्कार हुए। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान पर जोर दिया गया। तो विज्ञान पर जोर देने से राजनीति में क्या बड़ा व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। व्यवहारवाद का मतलब होता है जो दिख रहा है केवल उस पर विश्वास करो। प्रत्यक्षवाद भी यही होता। अनुभववाद, ना? ये सारे चीजों के तरफ ज्यादा रुझान हो गया पॉलिटिकल साइंटिस्टों का। तो इसमें क्या हुआ, एक मूल्य होते हैं, कि राजनीति के कुछ मूल्य है, लोगों को नैतिक तरीके से देखा जाता है, लोगों के विचारों का समर्थन किया जाता है। पर ये लोग तो केवल विज्ञान, मतलब कि तथ्यों पर बल दे रहे हैं। दो चीजें होती है, एक मूल्य होते हैं और एक तथ्य होते हैं। मूल्य यही होते हैं ना, कि मानव होते के होने के नाते कुछ हमको अधिकार मिलना चाहिए, सबके सबको समान समझा जाना चाहिए, इस तरीके से मूल्य की बात करते हैं। कोई गरीब है,
तो उसको सरकार उसकी सहायता करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य को काम करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा समाज बनेगा। मूल्य की बात कर रहे हैं, मार्क्स मूल्य की बात कर, पर जब हम तथ्यों पर जोर देते हैं, तो नहीं, जो बहुमत का फैसला होगा वो सबका फैसला होगा। हर चीज को हम विज्ञान की तरह से समझने लगते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि राजनीति और ऐसे जो मानवीय की विषय है, इनके केंद्र में मानव होता है। मानव को हम विज्ञान में नहीं बांध सकते, मानव की कुछ भावना होती है। राजनीति केवल विज्ञान या तथ्यों से प्रभावित नहीं होती, भावना काम करती है, इसमें जाति काम करती है। जैसे हमने एक सिद्धांत बनाया, मान लो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक व्यक्ति सांसद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे है या सब है, तो उस व्यक्ति ने जीत जाना चाहिए। वो व्यक्ति अच्छी कैंपेनिंग कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसने जीत जाना चाहिए। ऐसा हमने एक सिद्धांत बनाया कि जीतने के लिए ये करना पड़ेगा। पर मान लो उसके अपोजिट में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी जाति के वहां ज्यादा लोग हैं, और उसने धर्म और इन सब से ज्यादा जुड़ा है, और वो व्यक्ति जीत गया जो दूसरा वाला है। यहाँ भावनाएं और बहुत सारी चीजें काम करती है, राजनीति में विज्ञान काम नहीं करते, है ना। तो तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, मूल्यों का पतन हो गया था। ना उन्हें यह इसको कहते हैं कि जो मूल्य आधारित जो सिद्धांत थे राजनीति में, मूल्य आधारित सिद्धांतों का पतन हो गया। तो जब थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक आती है इनकी, तो इसको खूब सराहना मिली, है ना, खूब सराहा गया। इसने मूल्यों के जो सिद्धांतों का पतन हो गया था, इनका पुनरुत्थान कर दिया, इनको फिर से जिंदा कर दिया दुनिया में, है ना। तो इसलिए ज्यादा श्रेय दिया जाता है रॉल्स महोदय को कि इन्हें वापस से मूल्यों को जोड़ दिया गया। और कैसे कैसे मूल्य हैं, इनको आगे देखेंगे हम। इनका एक अज्ञान का पर्दा वाला सिद्धांत है, जब उसको देखेंगे, है ना। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक आई, एक प्रकाश पुंज की भांति आई कि भैया, बहुत अच्छा लगा कि भैया इन्होंने वापस से राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित किया, कुछ बड़े सिद्धांत दिए, राजनीति में कुछ नई खोज होने लगी। इसलिए बहुत अच्छे मूल्यों के साथ इनको देखा गया है, रॉल्स महोदय को, इसलिए इनका थोड़ा सा ज्यादा महत्व है हमारे राजनीतिक विचारकों में, आधुनिक राजनीतिक विचारकों में। इसके बाद में जो न्याय है, ध्यान रखिएगा, न्याय को रॉल्स ने, है ना, हमारे जॉन रॉल्स महोदय ने, जो न्याय है, न्याय को इन्होंने एक मूल्य नहीं माना, बल्कि मानक माना है, जिससे दूसरे मूल्यों को मापते हैं, जिससे दूसरे मूल्यों को मापते हैं। न्याय को मूल्य नहीं माना बल्कि मानक माना, इसका मतलब समझते हो आपकी, न्याय को इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी चीज का बताया है, कि जैसे दूसरे मूल्य होते हैं ना, स्वतंत्रता और समानता है, ये आम मूल्य है, जबकि न्याय क्या है, मानक है। जहां जितना ज्यादा न्याय होगा, उससे उन मूल्य को माना जाएगा, मापा जाएगा, कि जहां जितना ज्यादा न्याय होगा ना, मतलब वहां उस समाज में उतनी स्वतंत्रता है, उतनी समानता होगी। तो न्याय का स्थान है जब मानक है, कि न्याय का जितना अच्छा स्तर है, तो वहां सारी सुविधा अपने आप हो जाएगी। तो उन्होंने न्याय को माना है, ठीक है। ये कहते कि न्याय जो है ना, न्याय नैतिकता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है कि हमको न्याय का पालन करना चाहिए। जैसे नैतिकता होती है ना, कि हमको सत्य बोलना चाहिए, है ना, दूसरों की सेवा करना चाहिए, राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ये नैतिकता होती है। तो ये कह रहे हैं न्याय नैतिकता नहीं है, बल्कि विवेकशील चिंतन है। न्याय एक सोचा समझा विचार है ना, कोई आम जैसी नैतिक मूल्य नहीं है कि जिसको बिना सोचे समझे बस आपको कुछ धर्म आधार या किसी ऐसे आधार है उसके पीछे, इसके लिए आपको न्याय का पालन पालन करना है। इन्होंने कहा नहीं, न्याय क्या है, न्याय बहुत बड़ी चीज है भैया। न्याय एक सोची समझी, क्या, न्याय एक विवेकशील चिंतन है, इसलिए न्याय क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरीके से न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब अगले चलते हैं, और अगला जो हमारा बिंदु है, इनकी महत्वपूर्ण हम किताबों को देख लेते हैं। रॉल्स महोदय ने जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी है, अब फटाफट से इनकी महत्वपूर्ण किताबों को देख लिया जाए, ठीक है। नोट करिएगा, इनकी किताबें पूछी जाती है। इन्होंने 1957 में अपना लेख लिखा था सर्वप्रथम, जैसे मैंने बताया था ना, वो नाम से था जस्टिस इज फेयरनेस। जस्टिस इज फेयरनेस, इस नाम से इन्होंने क्या लिखा था, जस्टिस एज फेयरनेस नाम से इन्होंने लेख लिखा था सबसे पहले, जिसका निष्पक्षता के रूप में न्याय होता है, ठीक है। तो ये लेख लिखा था, उसके बाद में इनकी बुक आई पहली,
ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इन्होंने लिखी 1971 में। ठीक है। दूसरा, टोटल 9 अध्याय उन्होंने इस बुक में लिखे हैं। ठीक है ना, 9 अध्याय लिखे हैं, जिसमें से कुछ बातें जान लो। जो इसका फर्स्ट अध्याय है ना, इसका जो फर्स्ट अध्याय है वो यही जस्टिस इज फेयरनेस है, मतलब न्याय सुचिता के रूप में। क्या लिखा है इन्होंने कि न्याय उचितता के रूप में, कि उचित तरीके के न्याय की ये बात करते हैं। इसका जो सेकंड चैप्टर है या जो सेकंड अध्याय है, उसमें न्याय के सिद्धांत है। उसमें इन्होंने न्याय के सिद्धांत दिए हैं सेकंड चैप्टर में। और इसका जो थर्ड चैप्टर है, ये बाकी बातें लिखता है न्याय से संबंधित है, मूल स्थिति की उन्होंने बात की है। तो इस तरीके से बुक के 3 चैप्टर मैंने बताया जो महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से 9 चैप्टर इसमें है ना। ठीक है, इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनकी जो एक प्रसिद्ध बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनके दोनों, हाँ, थ्योरी ऑफ जस्टिस। दूसरी जो बुक है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पॉलिटिकल पॉलिटिकल लिबरलिज्म, हाँ, लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है। राजनीतिक उदारवाद 1993 में बुक इन्होंने लिखी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगली जो इनकी महत्वपूर्ण है बुक है, उसका नाम है द लॉ ऑफ पीपल, द लॉ ऑफ पीपल, 1999 में इन्होंने लिखा। ये जो बुक लिखी है द लॉ ऑफ पीपल, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। इसके बाद में फिर आगे अपनी एक और किताब लिखते हैं, उसका नाम है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी, ये लिखते हैं 2000 में। ठीक है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। एक और किताब इनकी देख लीजिए आप, जिसका नाम है जस्टिस इज फेयरनेस। ठीक है। रीस्टार्टमेंट आगे लिखते हैं, रीस्टार्टमेंट, ये 2001 में प्रकाशित हुई है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जॉन रॉल से संबंधित। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी, जस्टिस इज फेयरनेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एग्जाम में अमूमन पूछी जाती है। आपको इनके नाम कम से कम याद रखने हैं ना, कि कुछ भी पूछा जाए, स्पेशली अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनके नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं इन्होंने आलोचना की थी किसकी, उपयोगितावाद की। तो अगली हेडिंग है उपयोगितावाद की आलोचना। उपयोगितावाद की आलोचना क्या है? उपयोगितावाद दिया था बेंथम ने। बेंथम ने कहा था न्याय क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है न्याय। ठीक है। तो इनकी बात को काटते हैं रॉल्स और कहते हैं नहीं भैया, न्याय क्या है? न्याय प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति हेतु आवश्यक है, प्रत्येक हेतु आवश्यक है न्याय, है ना। समान होना चाहिए, न्याय समान होना चाहिए। इस तरीके से बेंथम की आलोचना करते हैं। और देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया। बेंथम का मानना था कि जो शुभ है, यानी कि कल्याण, कल्याण अधिकार से पहले है। जिसको कहा जाता है द गुड इज प्रायर टू द राइट, कि शुभ कल्याण से पहले, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिले, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुभ हो, जिस चीज में ज्यादा लोगों का भला है वही न्याय है, वही अच्छा है। तो ये कहते थे कि शुभ अधिकार से, व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि किसमें व्यक्ति का भला हो रहा है।
है ना? तो ये कह रहे थे शुभ अधिकार से पहले, तो इस बात को भी रॉल्स ने काटा नहीं। रॉल्स क्या कहते हैं कि नहीं, जो राइट है, राइट इज, ये कहते हैं द राइट इज प्रायर टू द गुड, प्रायर टू द गुड। नहीं, अधिकार पहले है भैया, शुभ बाद में, उससे पहले व्यक्ति के अधिकार है, और व्यक्ति के अधिकार से बढ़कर लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसको ये ऐसे समझाते हैं कि आप कल्याण के नाम पर या लोगों के भला के नाम पर, कल्याण के नाम पर आप अधिकार नहीं छीन सकते। अगर अधिकार छीन लिया जाएगा, स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, तो न्याय कैसे होगा? कल्याण के नाम पर आप अधिकार नहीं छीन सकते, है ना? क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है, व्यक्ति स्वयं साध्य है। ये है कांट का विचार। इन्होंने व्यक्ति को बहुत महत्व दिया कि चीजें जो है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति चीजों के लिए नहीं है। इसी से प्रभावित है, कांट के विचार से प्रभावित है हमारे रॉल्स महोदय, कि यार व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें व्यक्ति के लिए है। जबकि कहीं ना कहीं बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करके समुदाय को महत्व दे देते हैं, लोगों के बहुमत को महत्व दे देते हैं। तो इसमें बाकी जो लोग हैं, मान लो जैसे देखो, एक एग्जाम्पल भी ये बता रहे हैं कि 51% लोग दास प्रथा से सुखी है। 51% सुखी, क्योंकि अधिकतम लोग अधिकतम सुख हो गए, और 49% दास प्रथा से सुखी नहीं है। तो क्या 51% लोगों के मानने से हम दास प्रथा को न्यायोचित ठहरा सकते हैं क्या? आप सोचिए, ये जो 49% लोग दुखी है, इनके दुख का क्या फिर? इसलिए ये आलोचना करते हैं ना, वो कहते हैं ठीक नहीं है। यहाँ 100% लोगों का सुख मैटर करता है। हमें 100 में से 100% लोग इंसान है, में से 100% लोगों के अधिकार और सारी चीजें समान है। उन सभी 100 लोगों के व्यू मायने रखते हैं, है ना? सबके विचार समान है और सबके लिए न्याय होना चाहिए, ना कि केवल 51% लोगों को कुछ विशेष लाभ दे दिया जाए। इसकी ये बात करते हैं, ठीक है। बेंथम का वही कि अधिकतम लोगों का जिसमें सुख हो वो न्याय है। रॉल्स ने कहा नहीं भैया, सब लोग समान हैं, सब लोगों का एक साथ हित होना चाहिए, सब लोगों को समान मत के, मतलब सभी लोगों के मत का समान रूप से स्वागत करना चाहिए, या समान रूप से उसको महत्व देना चाहिए, यही न्याय है। तो यहाँ इस बात की वकालत करते हैं हमारे रॉल्स महोदय। तो इस तरीके से बेंथम का जो सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसकी आलोचना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं। इस बिंदु के लिए ही हम रॉल्स का इतने इत्मीनान से अध्ययन कर रहे हैं। ये बिंदु है रॉल्स का सामाजिक समझौता, ठीक है। मुख्य विचार, सामाजिक समझौता। रॉल्स का सामाजिक समझौता क्या है? ये जो सामाजिक समझौते की अवधारणा है, ये इन्होंने ली है प्लेटो से, ठीक है। प्लेटो ने जो अपनी किताब लिखी है, उनकी किताब में उनका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्लूकॉन। तो ग्लूकॉन न्याय की बात करता है, प्लेटो का जो कैरेक्टर है ग्लूकॉन, ये न्याय की बात करता है, और ये कहता है कि जो न्याय है ना, न्याय क्या होता है? तो न्याय समाज में जो कमजोर लोग हैं, न्याय क्या है? समाज में जो कमजोर लोग हैं, समाज में जो कमजोर लोग हैं, वे समझौता करते हैं न्याय के लिए। तो इसी धारणा को उठाया है हमारे रॉल्स महोदय ने, ठीक है। तो ये समझौते की 5 अवस्थाएं बताते हैं, है ना? 5 अवस्था बताते हैं सामाजिक समझौता की, ठीक है। तो हम देखते हैं वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं, ठीक है। 5 अवस्थाएं, है ना? तो पहली जो अवस्था है 5 में से, वो है मूल स्थिति की अवधारणा। पहली अवस्था है मूल स्थिति की अवधारणा। मतलब सामाजिक समझौता करने से पहले ये कुछ कल्पना कर रहे हैं। मूल स्थिति की अवधारणा देखो, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे बड़े थिंकर बने जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे रॉल्स महोदय एक अखंड कल्पना करेंगे, एक अज्ञान के पर्दे की कल्पना करेंगे, एक काल्पनिक स्थिति को लेंगे, फिर एक कल्पना करेंगे। मान लो ऐसा ऐसा समाज है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, फिर लोगों को हम बराबर अधिकार दे देते हैं, जहाँ कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है।
फिर फिर से दुनिया शुरू होगी, फिर न्याय की स्थापना होगी। तो न्याय के सिद्धांत अभी तो है नहीं वर्तमान में, जब रॉल्स उस समय है, तो रॉल्स क्या करते हैं, कल्पना करेंगे हमें ना, तभी तो लगेंगे कि वो बहुत बड़े दार्शनिक है। वो सीधे सीधे बात नहीं करते ना, उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि वो ज्ञानी है, तो बहुत घुमा फिरा कर बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अब मूल स्थिति की अवधारणा में देखो, आप करते चलो। ये अवस्था इन्होंने लॉक से ली है। ये कैसी अवस्था है? मूल स्थिति की अवधारणा ऐसी है अवस्था, जैसे देखो, लॉक से लिया, जब सामाजिक समझौता नहीं हुआ था, ये समझौता पूर्व की अवस्था है ना। मान लो समझौता नहीं हुआ होगा, उसके पहले कैसी अवस्था रही होगी, इसकी आपको कल्पना करना है। तो रॉल से करवा रहा है, ठीक है, समझौता पूर्व की अवस्था है ना, काल्पनिक अवस्था है, ठीक है। तो काल्पनिक अब ऐसी अवस्था की आप अब कल्पना करिए, जिसको हम कह रहे हैं मूल स्थिति, है ना। मूल स्थिति की अवधारणा देख रहे हैं हम, तो इसमें कल्पना कर रहे हैं। तो देखो, आप कल्पना करो कि एक ऐसी अवस्था हम मानते हैं कि ऐसी एक दुनिया होगी जहां सब लोग समान होंगे, जहां सब लोग समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, मतलब सब लोग एकदम समान है, जीरो से पृथ्वी शुरू हो रही है। आप एक ऐसी कल्पना करो, एक ऐसी आदर्श स्थिति की, जहां मान लो कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग इक्वल है, सब लोग समान है। तो इस अवस्था में जब सब लोग इक्वल है, सब लोग समान है, तब क्या, इसको मान लो आप आरंभिक स्थिति। क्या मान लिया इसको आपने? मान लिया आरंभिक स्थिति, है ना। इस आरंभिक स्थिति में सब लोग समान है, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब व्यक्ति को न्याय की, मतलब रॉल्स को न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करना है इस अवस्था में। इसीलिए उसने क्या किया, एक ऐसी दुनिया की आप कल्पना करिए जहां सब लोग समान है, कोई ऊंचा नीचा गरीब अमीर नहीं है, सब लोग समान रूप में है। हाँ, एक ऐसी दुनिया हम मान लेते हैं। क्यों मानना है हमको ये? क्योंकि हमको न्याय के सिद्धांतों की कल्पना करना है या खोज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सामाजिक समझौता कर रहे हैं ना, न्याय के सिद्धांत के लिए। सामाजिक समझौता, तो सामाजिक समझौता करने के लिए हम एक मूल स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि समझौता के पहले कैसा अवस्था होनी चाहिए, फिर हम समझौता करेंगे ना। एक अलग आदर्श लोगों के लिए हम समझौता बनाएंगे, ठीक है। ये और ये जो मूल स्थिति में समझौता करने, वो एक दुनिया की हमने कल्पना की जहां सब लोग समान है, ठीक है, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं है। उस अवस्था में क्या है, जो समझौता करता है, जितने भी लोग समझौता करेंगे न्याय के लिए, वो सब समान स्थिति में है, ठीक है, सब एक जैसी स्थिति में है, और सब लोग सहमत है कि हाँ भाई, हमको न्याय के सिद्धांत बनाना है या पूरे समाज के लिए क्या करना है, न्याय बनाना है। तो सब लोग सहमत है और सहमति से समझौता करते हैं साथ आकर, ठीक है। इसी के लिए इसको फेयर क्या कहा है, फेयर कॉन्ट्रैक्ट कहा है, फेयर समझौता है, कि जबरदस्ती नहीं किया, सब लोग मिलकर ये समझौता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवस्था है समझौते के पूर्व की, कि सब लोग समान स्थिति में है, कोई अमीर गरीब छोटा नीचा कुछ नहीं है, सब लोग सहमति से मिलकर एक समझौता कर रहे हैं। अब देखो, अब समझौता करने के लिए अवस्था आएगी दूसरी, है ना। अब दूसरी अवस्था देख रहे हैं हम, सामाजिक जो अवस्था है, उसकी सामाजिक समझौते की दूसरी अवस्था है अज्ञान का पर्दा। ये उनका मूल सिद्धांत है, जिसको क्या कहा है इन्होंने, जिसको अज्ञान के पर्दे को इन्होंने क्या कहा है, इसको कहा है अज्ञान का पर्दा, है ना। ये समझौते की मुख्य अवस्था या दूसरी अवस्था है, ठीक है। इसको कहा क्या जा रहा है, इसको कहा जा रहा है अज्ञान का पर्दा। अब देखिए, मेन कल्पना है न्याय के सिद्धांत को लेकर, तो अब हम समझते हैं कि अज्ञान का पर्दा क्या है। ज्ञान का पर्दा, इसको देखते हैं। ये जो हमारे रॉल्स महोदय है, उनने जो सामाजिक समझौता किया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब कि जब ये अपने इन्होंने क्या किया, अपने जो न्याय का सिद्धांत जो दिया है, न्याय का सिद्धांत, उसका निर्माण करने के लिए एक एक उदाहरण या एक उपमा का प्रयोग किया, जिसे अज्ञान का पर्दा कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं अज्ञान का पर्दा। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान का पर्दा। तो ऐसी अवस्था की आप कल्पना कीजिए, मतलब अब रॉल्स एक कल्पना के माध्यम से एक एक अलग दुनिया या एक
लोगों के ज्ञान को हटा देता है, एक अज्ञान का पर्दा ला देता है। मतलब लोगों को एक ऐसी अवस्था में भिजवा दिया जाए जहां उसको कुछ चीजों का पता ही नहीं है, तो वो कौन सी चीजें उसको देखते हैं। इसलिए इन्होंने क्या की, कल्पना की। मुख्यतः एक काल्पनिक है। कल्पना इसलिए करना जरूरी क्योंकि इसके बाद वो न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कल्पना वो करते हैं। तो सबसे पहले ये जो विचार है कांट से प्रभावित है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। ठीक है, कांट ने कहा था व्यक्ति स्वयं में साध्य है। ठीक है, व्यक्ति स्वयं साध्य है। ठीक है, इस बात से प्रभावित है ना। तो कांट की जो बात है उसी से प्रभावित है अज्ञान का पर्दा वाला विचार। तो क्यों अज्ञान के पर्दे की कल्पना करना पड़ रहा है रॉल्स को? यही, न्याय के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो ये काल्पनिक स्थिति है। अब देखो, ये जो अज्ञान का पर्दा के पीछे की जो स्थिति है, मान लो एक ऐसी दुनिया में हम व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं जहां समझौते, जब व्यक्ति समझौता कर रहा है उस दुनिया में, तो समझौता करने वाले व्यक्ति को वर्ग का एहसास नहीं, उसको ये नहीं पता कि वो कौन से वर्ग का है। उसको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। किन स्थिति का? तो देखो, कौन से वर्ग से है उसको ये नहीं पता। उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, सामाजिक हैसियत का उसको कोई पता नहीं है कि समाज में उसकी क्या हैसियत है। इसका बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसे अपनी योग्यताओं का पता नहीं है। उसे अपनी योग्यताओं का ज्ञान नहीं, उसे मतलब सारे व्यक्तियों को, उनको अपनी योग्यताओं का ज्ञान नहीं है। अपनी कमियों के बारे में नहीं पता, उनको अपनी कमियों के बारे में नहीं पता है। वे श्वेत है, अश्वेत है, अमीर है या गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, हिंदू है या मुस्लिम, क्या है। व्यक्ति को ये ऐसी फालतू चीजें कोई भी नहीं पता जिसकी वजह से असमानता पैदा होती है। चतुराई की कोई बात उसको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, और जो कोई योग्यता में ज्यादा है योग्यता में कम है, किसकी हैसियत ज्यादा है कम, यही तो असंतोष पैदा करती है समाज में। है ना, असंतोष का कारण ही यही होता है, ऊंच नीच और ये सब भावना और चीजें पैदा करना। तो यहाँ व्यक्ति को ये सब चीजों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, व्यक्ति एकदम निष्पक्ष रूप से समझौता करते हैं। अज्ञान के पर्दे के पीछे व्यक्ति का ज्ञान हटा दिया गया, एक नया मानव पैदा हुआ है जिसको ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, देखो तो वो कौन सी बात नहीं जानते, एक बार देख लो जो बात वो नहीं जानते। ठीक है, ये काल्पनिक अवस्था में वो नहीं जानते। जैसे एक एग्जाम्पल बताया है रॉल्स ने, मान लो कोई एक केक है। ठीक है, ये केक है ना, इसको काटा गया। ठीक है, ये चाकू से एक केक को काटा गया, है ना। जब केक को काटा गया तो अब एक केक का बंटवारा होगा, केक का हमको बंटवारा करना है। तो जो व्यक्ति इस केक को बांट रहा है, ठीक है, जो भी इस व्यक्ति इस केक को बांट रहा है, उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि उसको कौन सा टुकड़ा मिलने वाला है। समझ रहे हो, इतना निष्पक्ष रूप से न्याय का सिद्धांत बनाने के लिए ज्ञान का पर्दा के पीछे जो लोग हैं वो इतने निष्पक्ष है कि अगर वो केक भी बराबर टुकड़े में सबको बांट रहे हैं तो ये अपने लिए नहीं सोचेंगे कि मेरे को ये ज्यादा वाला चाहिए कम, वो बराबर बांट के सबको दे देंगे और जो बचेगा खुद ले लेगा। इतने पवित्र लोग हैं, समझ रहे हो आप। तो इस रूप में कल्पना की उन्होंने, है ना। तो जो ये बात नहीं जानते, ज्ञान के पर्दे के पीछे जो लोग हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे जो लोग हैं, वो क्या नहीं जानते? वो अपनी सामाजिक हैसियत नहीं जानते, जैसा मैंने आपको बताया। अपनी सामाजिक हैसियत नहीं जानते, अपनी क्षमताओं को नहीं जानते। ठीक है, अपनी संपदाओं को नहीं जानते, मतलब संपत्तियों को भी नहीं जानते। इसके अलावा वो अपना जो मानसिक और जो शारीरिक योग्यता है, इनको भी नहीं जानते। मानसिक और शारीरिक योग्यता नहीं जानते, है ना। कम बुद्धिमान या ज्यादा कोई बुद्धिमान, बुद्धिमान का जो स्तर होता है, बुद्धिमत्ता को नहीं जानते अपनी, नहीं जानते, है ना। वो किसी लिंग को नहीं जानते, ये भी तक नहीं जानते कि वो स्त्री है कि पुरुष। लिंग नहीं जानते, कोई धर्म नहीं जानते, कोई राष्ट्र नहीं जानते, ये सब भावना अभी उनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस अवस्था में ये ले जा रहा है। ठीक है, कोई शुभ को नहीं समझते या कोई कल्याण को नहीं जानते, किसी तरह का कल्याण के बारे में कोई उनके बीच में कोई मान्यता नहीं, कल्याण या लाभ के बारे में नहीं जानते। ठीक है,
देखो व्यक्ति कितने पवित्र है, क्योंकि ये सारी बेईमानी की चीजों के बारे में कोई भी नहीं जानते, ठीक है। ये अवस्था है उनकी, ठीक है। वे समाज में आर्थिक स्थिति को नहीं समझते, आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं उनको, और राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं, राजनीतिक स्थिति नहीं जानते, ठीक है। ये सब चीजें नहीं जानते। ना वो अपनी संस्कृति सभ्यता को जानते हैं, क्योंकि राष्ट्र वाष्ट्र किसी चीज को नहीं जानते। संस्कृति और सभ्यता का भी उनको ज्ञान नहीं है, ठीक है। क्या चीज जानते हैं? जो चीज जानते हैं उनको देख लो, जो जानते हैं। वे बस अपने साथ वालों को जानते हैं, जो लोग साथ में प्रतियोगिता करते हैं उनको कर रहे हैं, उनको बस जान रहे हैं, साथ वालों को जान रहे हैं, ठीक है। थोड़े से इनको राजनीतिक मामलों की समझ है वर्तमान की, कि उसके बाद उनको जो राजनीति करना है अज्ञान के पर्दे के, उसकी राजनीति, जो अज्ञान के पीछे पर्दे के पीछे इनको राजनीति करना है उसकी समझ है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा न्याय को समझते हैं कि न्याय क्या है, ठीक है। इस इन बातों का उनको ज्ञान है। इसके अलावा कोई किसी दूसरी बातों का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं, कि देखो यार, अगर इनको ज्ञान होगा, जो चीजों का इनको ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा यहाँ? अगर कोई व्यक्ति खुद को अमीर समझेगा, मतलब मैंने बताया ना कि उनको अमीर गरीब का कोई ज्ञान नहीं। मान लो अगर किसी को ज्ञान है कि वो अमीर है, तो वो प्राकृतिक अवस्था में जब न्याय के नियम बनाएगा तो वो क्या बोलेगा कि अमीरी को अमीर ऊपर टैक्स ही नहीं लगना चाहिए। और गरीब व्यक्ति कोई नियम बनाएगा न्याय का, तो वो सोचेगा गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए राज्य की, ठीक है। कोई क्रिकेट खेलता है, मान लो उसमें किसी को क्रिकेट का नॉलेज है या किसी को राजनीति का, तो वो चाहेगा कि क्रिकेटर को ज्यादा वैल्यू दी जाए, ज्यादा वो दिया जाए। कोई किसान है तो किसानों के हित में बात करेगा। इस सब तरह की चीजें होगी तो न्याय हो ही नहीं पाएगा, समझौता बन ही नहीं पाएगा। इसलिए रॉल्स ना इस अवस्था में व्यक्ति को इन सब विचारों से दूर रखते, कि उसको कुछ पता ही नहीं है ना। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति में होता है समझौता, इसको बोलते हैं अज्ञान का पर्दा। तो सामाजिक समझौता का रॉल्स ने सिद्धांत दिया इस अज्ञान के पर्दे की तुलना की, जिसके पीछे व्यक्ति को ना तो अपनी हैसियत का ज्ञान है, ना अपनी हैसियत का योग्यता का किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अब व्यक्ति यहाँ मिलकर प्रत्यक्ष तरीके से समझौते कर रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने समझौता किया तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को न्यूनतम स्थिति में रखा, ठीक है, वंचित स्थिति में रखा। न्यूनतम और वंचित स्थिति में क्या रखा? कि व्यक्ति ने कम से कम चीजें अपने लिए ली और समान रूप से ली। इसी को कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने को न्यूनतम स्थिति में रखा। तो जो अज्ञान का पर्दा है, इसके पीछे जब व्यक्ति समझौता करते हैं, तो उनको ज्ञान अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, ज्ञान तो उस तरीके से है नहीं। तो सभी लोग ना अपने को वंचित स्थिति में रखते हैं, कम खतरनाक रास्ता अपने लिए चुनते हैं। यहाँ इनको समझौता करना होता है तो सब मिलके अपने लिए कुछ इस तरह की सुविधाएं बनाते हैं, कि कम खतरा वाली चीजें सब लोग चुनते हैं, है ना। सभी लोग कम खतरनाक रास्ता अपनाते हैं, अपने को वंचित की कम से कम सामान को अपने लिए लेते हैं, कम से कम सामानों को या कम से कम वस्तुओं को अपने लिए चुनते हैं। क्या वस्तु है उनको भी देखेंगे, तो कम खतरा मोल लेते हैं और आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं। इसी के माध्यम से फिर न्याय का समझौता बनता है, ठीक है। तो मुख्यतः यही है अज्ञान का पर्दा। देखो, तो ये है अज्ञान का पर्दा। अब देखो आप समझ रहे होंगे कि क्या पर्दा पर्दा की बात हुई। तो अज्ञान का पर्दा ऐसा समझो कि जो रॉल्स से था यार, देखो रॉल्स को एक न्याय का नियम बनाना था, कि न्याय का सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति में इतनी असमानता थी कि वो सीधे सीधे बना नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक स्थिति की कल्पना कर ली, अज्ञान के पर्दा लगा दिया लोगों के ऊपर, और एक दूसरी दुनिया में मान लो लोग है, और वहां से हम न्याय शुरू कर रहे हैं। तो एक दुनिया की उसने कल्पना की, मान लो ये दुनिया हो गई, ठीक है। इसमें हमने सब लोगों को समान अवस्था में पहुंचा दिया, मतलब सब दो लोगों को एक जैसा खेत हमने दे दिया, मान लो उनमें बंटवारा कर दिया वस्तुओं का, ठीक है। अब इस व्यक्ति को क्या, पहली बार सोचो, ये जो न्याय का सिद्धांत स्थापित किया, तो पहली बार हम केवल समान अवस्था में लाएंगे लोगों को, इसके बाद उनको स्वतंत्रता के साथ छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो चाहे जो करे संपत्ति का, फिर समाज में ऊंची नीची अमीर गरीब ये सब चीजें आ जाएगी। तो ये केवल अपने सिद्धांत के माध्यम से केवल पहली अवस्था में बराबर चीजें और वस्तुएं प्रदान कर रहा है। अब देखो, मान लो ये व्यक्ति मेहनती था, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने खेती के साथ साथ कुछ और धंधा शुरू कर दिया आगे जाकर,
बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। और ये व्यक्ति मतलब ये किसानी कर रहा है, ये भी समान रूप से खेती थी, तो इसने इसके साथ साथ एक धंधा या बिजनेस शुरू कर दिया अनाज खरीदने का, ठीक है। और ये व्यक्ति केवल खेती कर रहा है, इसको आराम ज्यादा पसंद है। इसने खेती करते करते गया, फिर आखिरी में थक गया, तो इसने अपनी खेती को बेच दिया, ठीक है। और ये इसको फायदा होते रहा, तो अब खेती के साथ साथ ये व्यक्ति अनाज भी खरीद रहा है, तो इसके पास जो धन है वो बढ़ते चला जा रहा है और खेत बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति कम मेहनती होने लगा, धीरे धीरे कम की, तो इसने जमीन वमीन सब बेच दी एक समय, जब इसको चीजों और वस्तुओं की जरूरत पड़ी और इसके पास खेत खत्म हो गया, तो ये व्यक्ति बहुत धनवान बन गया, ये व्यक्ति गरीब हो गया। तो ऐसा फिर बाद में हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, व्यक्ति के विवेक पर डिपेंड करेगा। तो समझौता केवल प्राथमिक अवस्था में हुआ है, क्योंकि शुरू में सबको बराबर दिखाना है दुनिया में। जब शुरू में सबको बराबर दिखाया जाएगा, तो आगे फिर व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था में जब ये अज्ञान के पर्दे की कल्पना करते हैं, तो देखो यहाँ दो चीज आती है। कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं। प्राथमिक वस्तुएं क्या है, इनको समझो। यही सामाजिक समझौते का अगला ये सिद्धांत है, प्राथमिक वस्तुएं। क्योंकि न्याय का मतलब क्या होता है पता है, बंटवारा। तो जो अज्ञान के पर्दे की रॉल्स कल्पना कर रहा है, तो वो वहां कुछ चीजों का बंटवारा कर रहा है, सबको बराबर अवस्था में रखकर। तो किन चीजों का बंटवारा कर रहा है, क्योंकि न्याय की मूल समस्या ही क्या है, बंटवारा ही में तो न्याय की। जैसे दो बड़े भाई है, तो जैसे कई बार बड़ा भाई छोटा भाई बोलता है ना कि बड़े ने हमारे साथ अन्याय किया। अन्याय क्या है, मतलब अन्याय किया है, मतलब न्याय नहीं किया है। न्याय कहाँ आता है, न्याय वहां आता है जहां कुछ बंटवारा करना हो। तो प्राकृतिक अवस्था में अज्ञान के पर्दे के पीछे रॉल्स क्या कर रहे हैं, बंटवारा ही तो कर रहे हैं वस्तुओं का। तो हमारे घर में भी न्याय कब होता है, जब हम सबको साथ बराबर चीजें दें, ठीक है। तो न्याय की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, बंटवारे की। बंटवारे की, ठीक है। तो समाज में वस्तुओं और सेवा का बंटवारा क्या है, वस्तु और सेवाओं का बंटवारा करना ही न्याय है, ठीक है। तो रॉल्स भी क्या कर रहे हैं, रॉल्स भी बंटवारा कर रहे हैं। तो देखो दो तरह की वस्तुएं मानते हैं, है ना। प्राथमिक वस्तुएं जो है वो दो तरह की होती है। प्राथमिक वस्तु जो होती है समाज में, प्राथमिक वस्तुएं दो तरह की होती है। कौन सी होती है दो तरह की, तो देखो, एक होती है सामाजिक प्राकृतिक वस्तु, सामाजिक प्राथमिक वस्तु, सॉरी। और दूसरी होती है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु, ठीक है। इस दो तरह की वस्तुएं पाई जाती है समाज में, ठीक है। तो अब देखो सामाजिक प्राथमिक वस्तु क्या होती है, तो देखो सामाजिक प्राथमिक वस्तु होती है जैसे आपके अधिकार, कि समाज में आपको क्या अधिकार मिलेंगे, क्या स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा आय, है ना, मतलब कि संपत्ति इसको आप कहेंगे, संपत्ति इसमें शामिल होगी। जो शक्ति आपको मिलेगी, जो अवसर आपको मिलेंगे समाज के द्वारा, जो सम्मान मिलेगा, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये सामाजिक प्राथमिक वस्तु में आएगा, क्या कि अधिकार, स्वतंत्रता, आय, संपत्ति, शक्ति, अवसर और सम्मान। ये जो चीजें हैं, ये काय में आएगा, आपकी सम्मान, ये आएगा आपकी सामाजिक, क्योंकि ये चीजें आपको समाज से मिलना है, इसलिए इन वस्तुओं को क्या कहा है, सामाजिक वस्तुएं कहा है, ठीक है। ये जो वस्तुएं मुख्यतः सामाजिक संस्थाएं उपलब्ध कराती है, स्कूल कॉलेज से लेकर ये सब चीजें जो आती है सामाजिक संस्थाएं। तो सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, ठीक हो। इसको वितरणात्मक न्याय कहा जाता है, वितरणात्मक न्याय, तो इसमें वस्तुओं का वितरण किया जाता है समाज के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं क्या है, तो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु जैसे देखो आपका स्वास्थ्य, ये तो प्रकृति से आपको मिलता है। आपकी बुद्धि, ताकत, आपका शरीर, आपकी जो प्रतिभा है ना, ये कोई समाज के द्वारा देन नहीं होती। ये आपको किससे मिलती है, आपको प्रकृति से मिलती है, ठीक है। ये प्राकृतिक सक्षमता होती है आपकी, ये प्रकृति के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती, ठीक है। इनमें सामाजिक संस्थाओं का कोई योग नहीं होता। तो ये दो तरह की वस्तुएं पाई जाती है, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं क्या होती है और
प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, ये दी जाती। तो जो अज्ञान के पर्दे के पीछे लोग हैं, उनके पीछे उनमें इन्हीं वस्तुओं का बंटवारा किया जाएगा समान रूप से। इसके बाद व्यक्ति जितना चाहे उनको अर्जित कर सकता है। एक बार रॉल्स क्या करते हैं, समान रूप से वस्तुओं का बंटवारा कर देते हैं, तभी तो सिद्धांत बनाते। देखो यार, कोई भी विचारक, जो बड़े सिद्धांतकार होते हैं, वो क्यों महान विचारक बनते हो, सीधे सीधे बात नहीं करते, कुछ उपमा का सहारा लेते हैं, कुछ कल्पना करते हैं और फिर एक नई थ्योरी बनाते हैं। तो नई थ्योरी बनाने के लिए बहुत सारे वो पूरा का पूरा कल्पना करते हैं, वही रॉल्स ने किया है, जो हमने देखा। ठीक है, तो यही इनका अज्ञान का पर्दा है। अब हम आगे चल के कुछ और महत्वपूर्ण विचारों को देखते हैं रॉल्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं हम। जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, इसको देखते हैं। न्याय सिद्धांत और इसमें जो जो तत्वों को इन्होंने शामिल किया है, उनको भी विस्तार से समझते हैं। देखो, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, है ना। तो न्याय सिद्धांत क्या है, एक अज्ञान के पर्दे की इन्होंने कल्पना की। ठीक है, और एक न्याय का सिद्धांत बनाया। पुराने जो विचार चले हैं न्याय से संबंधित, सभी का खंडन करते हैं। मुख्यतः इन्होंने इनके माध्यम से क्या, एक समानता, समानता को महत्व दिया। समानता को महत्व, ये उदारवादी विचारक है। तो सभी व्यक्तियों को समान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को समान इसलिए मान रहे हैं उदारवादी होते हुए भी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं। जबकि बेंथम क्या कहते थे, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो कहीं ना कहीं उसमें सभी के हित पूरे नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने दो तरह के न्याय को मिलाया, जैसा मैंने आपको बताया था, मार्क्सवादियों के और उदारवादियों के, है ना। तो इसने अपने न्याय में समानता को महत्व दिया। इन्होंने व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया। इन्होंने व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण माना। जो व्यक्ति है उसकी गरिमा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इन्होंने जो अपना न्याय का विचार दिया, वो अपनी बुक में दिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक, थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने अपना ये विचार दिया था। व्यक्ति की गरिमा को इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इनका जो न्याय सिद्धांत है, उसको कहा जाता है अधिकतम, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत। अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत मतलब होता है मैक्सी मिनी प्रिंसिपल। ठीक है, मैक्सी मिनी प्रिंसिपल कहा जाता है इनके जो विचार है, मैक्सी मिनी प्रिंसिपल। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो रॉल्स है, वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि जो समाज में जो व्यक्ति होंगे, और समाज में जो सबसे निचले स्तर पर लोग होंगे, जो सबसे गरीब, पिछड़े और निचले स्तर पर देंगे, उनको ये ज्यादा से ज्यादा वस्तु देने का समर्थन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वस्तु देने का समर्थन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके हितों की बात करते हैं। तो जो न्यूनतम स्थिति में लोग होंगे, उनको अधिकतम लाभ होगा इनके न्याय सिद्धांत से। क्योंकि जो ज्ञान के पर्दा की इन्होंने कल्पना की, अज्ञान के पर्दा की, उसमें क्या किया इन्होंने, लोगों को एक समान स्थिति में पहुंचाया, और उसमें से भी जो जो कमजोर स्थिति में रह जाते हैं, उनको ये वापस से राज्य सरकार के द्वारा लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से देखिए ना, उनको डबल लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसी को कहते हैं कि अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत, की जो गरीब है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की बात की जाएगी। तो देखो, इस सिद्धांत को इस तरीके से समझते हैं। फिर इस सिद्धांत के बाद जब इनका सिद्धांत का रूप आएगा, तो ये किसकी वकालत करते, ये वकालत करते, इसको विभेद का सिद्धांत भी कहते हैं ना। यही मैक्सी मिनी प्रिंसिपल आप इसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत, इसी विभेद का सिद्धांत कहते हैं। जब ये अप्लाई होता है, तो वही सिद्धांत विभेद का बन जाता है। मतलब जो समाज में पिछड़े लोग हैं, समाज में पिछड़े लोग हैं, ठीक है, न्यूनतम या खराब स्थिति वाले लोग हैं, उनको अधिकतम लाभ दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, सरकार विभेद का नियम लाएगी। मतलब कि सरकार कल्याणकारी कार्य करेगी। अब मान लो एक बार न्याय की स्थापना कर दी, सबको पहले बराबर संपत्ति दी थी, फिर किसी कारणवश क्या हुआ, समाज में असमानता आ गई, लोग गरीब हो गए। तो इनके राज्य में सबको समान स्थिति में लाने जाने का प्रयास किया जाएगा। तो सरकार कल्याणकारी कार्य करेगी, जैसे स्कॉलरशिप देगी,
है ना? सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि देगी, कल्याण करेगी गरीबों का, ठीक है? राशन और फ्री स्वास्थ्य सुविधा से लेकर सब देगी जो लोग सक्षम नहीं है। इसी को कहा जाता है अधिकतम लाभ का सिद्धांत, है ना? ये मुख्यतः लोकतांत्रिक समानता की बात करते हैं। लोकतांत्रिक समानता स्थापित करना है ना, तो जब लोग समान होंगे तभी लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है। तो जो गरीब हो गए किसी कारणवश, उनकी सरकार कल्याणकारी कार्य करके उनकी सहायता करेगी। इस बात पर रॉल्स यहाँ मुख्य बल दे रहे हैं ना। इसके अलावा इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए एक और प्रिंसिपल देते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए कि रॉल सभी तरह की असमानता को खत्म करने की बात नहीं करते। ठीक है, कुछ समानता असमानता को जायज भी मानते हैं। जो असमानता अमीर गरीब की वजह से हो जाती है तो वहां वो कल्याणकारी कार्य करने का समर्थन करते हैं रॉल्स। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत समझो न्याय को लेकर, वो है जंजीर या श्रृंखला। जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत, चेन, समझते हो उसको जंजीर कहा जाता है, चेन। तो जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है, तो देखो रॉल्स का कहना है कि जो पूरा समाज होता है, पूरा जो समाज होता है ना, एक जंजीर के जैसा होता है। जंजीर समझते हैं ना आप, साकल, जंजीर लोहे की एक जंजीर के जैसा होता है। तो अगर इसमें समाज में अमीर और गरीबी होगी तो क्या होगा, अगर पूरी की पूरी समाज एक पूरी की पूरी जंजीर जैसा होता है। सोचो एक जंजीर अगर कमजोर होगी तो क्या जंजीर जंजीर रह पाएगी? तो कमजोर कड़ी, कमजोर कड़ी मजबूत नहीं बनती। पूरा समाज जैसे देखो, ये 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 देखो एक शकली इस तरीके से बनी होती है पूरी, है ना? ये जंजीर है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब सोचो कोई एक जंजीर कमजोर हो गई तो क्या यह जंजीर जंजीर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए इनका मानना क्या था कि जो अमीर ही अमीर अगर लोग हुए और कुछ लोग गरीब हो गए तो ये जंजीर टूट जाएगी। समाज एक जंजीर की तरह है और अगर वहां कोई कड़ी कमजोर होती है तो ये पूरी की पूरी समाज ही टूट जाएगा भैया। तो ये इसको अगर ये कमजोर हो गया तो सरकार इसको मजबूत करेगी कैसे? कल्याणकारी सहारा देकर, जिसे ही मैगजी मिनी प्रिंसिपल कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत कहते हैं, विभेद का नियम कहते हैं कि सरकार इसलिए इसको पूरा करेगी। अब जैसे एक उदाहरण भी ये बताते हैं, मान लो कि शहर में एक तरफ खूब महल जैसे घर है, अमीर लोग रहते हैं, वहीं उसके सामने झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो क्या ये महल वाले इनको देखकर कभी खुश रह पाएंगे? नहीं, ये कहेंगे क्या हमारी सुंदरता में कमी कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए। और जबकि ये लोग इन लोगों को खत्म करने के प्रयास करेंगे कि ये इन्हें हमारा शोषण करके महल बना लिया है, तो उनको कैसे खत्म। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखेंगे, ना तो ये इनसे सुखी होंगे ना ये इनसे सुखी होंगे, है ना? तो इस तरह की अवस्था पैदा ना हो इसलिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की और सबकी समानता की बात रॉल्स महोदय अपने सिद्धांत में करते हैं। ठीक है। तो यही इनके न्याय से संबंधित मुख्यतः बातें हैं। और सिद्धांत के दो जो सिद्धांत देख लिए, मैक्सी मिनी प्रिंसिपल मतलब जो न्यूनतम स्थिति में लोग हैं उनको कैसे अधिक से अधिक फायदा लाभ पहुंचाया जाए। दूसरा दूसरा ये करते हैं कि जंजीर श्रृंखला का पूरा समाज एक जैसे एक जंजीर की तरह है, जिसमें से एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है तो पूरी की पूरी जंजीर टूट जाएगी या समाज टूट जाएगा। तो ये समाज की एकता की बात करते हैं, राष्ट्र की एकता की बात करते हैं। तो उसको अगर बनाना है तो इस जंजीर को पूरी मजबूत रखना पड़ेगा। और ये जंजीर कैसे मजबूत रहेगी? जब हम इसको कल अगर कोई बाय चांस कमजोर या बहुत गरीब हो गया है तो उसको सरकार सहायता दे दे और उसको मजबूत करने की कोशिश करे। तो ये इनका सिद्धांत है। ठीक है, न्याय से संबंधित दो सिद्धांत हमने देखे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सिद्धांत से। जंजीर श्रृंखला देख ली हमने। अब हम देखते हैं इनकी वरीयता का नियम। रॉल्स क्या? वरीयता का नियम, या आप इसे कह सकते हैं प्राथमिकता का नियम। देखो नाम से स्पष्ट है कि किसी चीज को ये प्राथमिक मान रहे हैं और किसी चीज को वरीयता दे रहा है। जैसे इन्होंने अपना न्याय सिद्धांत बनाया, उसके बाद में कुछ वस्तुएं और कुछ चीजें प्रदान कर रहे हैं नागरिकों को, है ना? तो देखो समाज में कुछ चीजें ना प्राथमिक होनी चाहिए, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, कल्याण, ये सब चीजें राज्य करता है।
तो कौन सी चीजें प्राथमिक होनी चाहिए, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक क्रम बताते हैं। और ये कहते हैं इस क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे देखो, इन्होंने माना कि जो भी राज्य समाज होगा ना न्याय के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो समान स्वतंत्रता है, किसी भी राज्य में समान स्वतंत्रता राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्राथमिकता क्या है, समान स्वतंत्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता सभी लोगों के लिए, है ना। तो इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, कहते हैं इसको प्राथमिकता दो, ये पहले नंबर पर होगी। ठीक है, समान स्वतंत्रता ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी अवसर की समानता। और अगर आपको भी वो रहता ना कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय में किसको प्राथमिक माना जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वतंत्रता, फिर होता है अवसर की समानता, दूसरी प्राथमिकता। ठीक है, इस और तीसरी जो प्राथमिकता है वो है कल्याण। कल्याण फिर जो राज्य करता है, तीसरी प्राथमिकता। वो कहते हैं ये क्रम होना चाहिए और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो समाज में इस क्रम में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, समान स्वतंत्रता पहली प्राथमिकता है, अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है, और तीसरी प्राथमिकता क्या है, लोगों का कल्याण। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो कल्याण है, कल्याण क्या है, कल्याण जो तीसरे नंबर पे इन्होंने कल्याण को प्राथमिक माना ना, कल्याण मतलब लोगों का कल्याण करना, लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना, लोगों की मदद करना, लोगों को सुविधा प्रदान करना, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कल्याण। तो यही इनके वरीयता का नियम है, इतना जानना पर्याप्त है कि पहली प्राथमिकता क्या है, स्वतंत्रता, दूसरी प्राथमिक वस्तु है अवसर की समानता, और तीसरी है कल्याण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे, इनका अगला सिद्धांत है समन्वय क्या कारी न्याय। समन्वयकारी न्याय क्या है, ये इनका समन्वयकारी न्याय, इसको देख लेते हैं। तो देखो, इन्होंने क्या काम किया, इनने एक महत्वपूर्ण, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो ये किया कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है, प्रक्रियात्मक न्याय, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं तत्वात्मक, तत्वात्मक न्याय। तो जो प्रक्रियात्मक न्याय होता है ना, इसको उदारवादी मानते हैं, पूंजीवादी। तत्वात्मक जो न्याय होता है इसको मानते हैं समाजवादी या मार्क्सवादी, ना एक ही है दोनों, मार्क्सवादी। इसमें क्या होता है, प्रक्रियात्मक न्याय में इनका मानना होता है कि जो समाज है ना, समाज को खुला छोड़ दिया जाए, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, जिसमें जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसको उसी के अनुसार चीजें वस्तुएं मिलनी चाहिए। कोई गरीब है तो वो अपनी मेहनत की वजह से गरीब है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, उसके पास संसाधन नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तो उसकी गलती, ये इनका ये मानना है ना। संविधान बनाए, संविधान की प्रक्रिया के अनुसार न्याय होगा, जो नियम कानून लिखे सबकी एक प्रक्रिया होगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस तरह की प्रक्रिया की ये बात करते हैं ना, उस पर बल देते हैं। जबकि तत्वात्मक न्याय में क्या होता है, वही योग्यता अनुसार कार्य और क्षमता अनुसार आपको देंगे, कहीं ना कहीं मार्क्सवादी लोग ये मानते हैं। तो इसमें सारी चीजें क्या करेगी, सरकार करेगी, सरकार समान रूप से सबको वस्तुएं उपलब्ध कराएगी, तो ये तत्वात्मक न्याय होता है ना। तो इस तरह की दो धारणा चलती थी न्याय की, जिसमें सब कुछ सरकार करती है, अमीर गरीब नहीं होते, सब समान स्थापित होते, इस तरीके का न्याय होता है। तो यहाँ पे रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने दोनों से कुछ तत्व लिए, दोनों का समन्वय किया। अब क्या होगा, मान लो समाज में अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई है ना, तो इनसे एक सिद्धांत लिया कि कल्याण, अब राज्य हस्तक्षेप करेगा और कल्याणकारी नीति चलाएगा, है ना। ये तो किसी तरह की मदद की बात नहीं करते, तो अमीर गरीब बहुत बढ़ते चले जाते हैं, ये करते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, समन्वय किया, पहली बार इन्होंने कल्याणकारी नीति लाई। मतलब नहीं, जो पिछड़ी और जो पिछड़ी स्थिति में चले गए या जो गरीब बन गए उनको वस्तुएं प्रदान की जाएगी, सरकार सहायता देगा ताकि समानता स्थापित हो सके, समानता स्थापित हो सके, और इस तरीके से एक समन्वय इन्होंने कर दिया। तो एक सबसे बड़ी बात पहली बार हुई कि इन्होंने न्याय और कल्याणकारी जो राज्य की चीजें होती है, न्याय और कल्याणकारी वस्तुओं का समन्वय कर दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी देन है, क्या देन है, न्याय व कल्याणकारी राज्य, इनका समन्वय कर दिया। ठीक है, ये 20वीं सदी में, है ना, इनकी सबसे बड़ी मौलिक देन है।
ठीक। तो यहाँ अब क्या हुआ, इन्होंने दोनों तरह के न्याय को मिला लिया, जो पूंजीवादी या उदारवादी मानते थे बिना हस्तक्षेप वाला कि सब खुला छोड़ दो, मुक्त व्यापार, इस सब तरह की चीजों का वो समर्थन करते हैं। वहीं मार्क्सवादी जो न्याय है होता है, जिसमें क्या राज्य सब कुछ करता है, सबको समान बनाने के लिए वस्तुएं प्रदान करता है। आप अपनी योग्यता क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, आपको बदले में कितना मिलेगा, जितना आपको जरूरत है। ठीक है। इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने दोनों को एक साथ ला दिया। इन्होंने क्या किया कि नहीं, वो निजी संपत्ति भी आप अर्जित कर सकते हो, प्रतिभा से सब कर सकते हो, पर बाय चांस से कोई व्यक्ति पिछड़ा या गरीब रह जाता है, तो उसको अब राज्य कल्याण करेगा, राज्य दोनों काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने समन्वय स्थापित किया। तो ये इनकी न्याय शास्त्र में सबसे बड़ी देन है। ठीक है। ये इनका समन्वयकारी न्याय हो गया। अगला हम अब इनका सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है द लॉ ऑफ पीपल। लॉ ऑफ पीपल। ठीक है। इसमें एक उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात की, तो इनकी उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था देख लेते हैं। उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की इन्होंने बात की कि देखो, इन्होंने पहली बार कहा कि एक हमें ऐसी उदारवादी एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिसमें क्या होगा, जिसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। तो ये उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी बनेगी, तो उसके लिए तीन बातें बताई मुख्यतः इन्होंने। पहला, आगे जब ये बढ़े तो इन्होंने कहा कि अब हम राष्ट्र तो सब अलग अलग हो गए, अब एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि दुनिया को न्याय उपलब्ध करा सके। तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें करनी पड़ेगी। तो तीन बातें बताई इन्होंने। पहली, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अच्छी तरीके से तब स्थापित हो सकती है और एक अच्छे रूप में तब एक अच्छा विश्व बन सकता है जब क्या होगा, लोगों में व्यापार होगा, लोगों में उचित व्यापार होगा। क्योंकि देखो, एक देश की जलवायु पूरी तरीके से ऐसी नहीं होती कि एक देश सर्वगुण संपन्न हो हर चीजों में। कुछ देश, कोई देश कृषि में बहुत अच्छा है, कोई देश टेक्नोलॉजी में अच्छा है, किसी देश की जलवायु अलग है तो वहां अलग तरह के उत्पाद पैदा होते हैं, कोई देश में अलग तरीके के उत्पाद या प्राकृतिक उत्पाद ज्यादा होते हैं। तो लोगों में या देशों में उचित व्यापार जब स्थापित होगा अच्छे से, है ना, तो एक अच्छी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनेगी, उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनेगी। दूसरी बात इन्होंने बताई, वो ये है कि सहकारी बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग से उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बन सकती है। सहकारी बैंकिंग संस्थान, देखो, किसी भी देश को या लोगों में जब व्यापार होता है तो व्यापारियों को या लोगों को या देश के जो लोग होते हैं, इनको किसकी जरूरत पड़ती है, इनको जरूरत पड़ती है धन की, है ना। तो ये धन कहाँ से प्राप्त होता है, बैंक से। तो उन्होंने कहा कुछ सहकारी बैंकिंग संस्थान बनाया जाए। सहकारी होता है मतलब जो, जिसमें सबके पैसा होता है, किसी का एक मालिक नहीं होता। तो सब देश मिलकर जब एक बैंक बनाएंगे, तो सब देश अपने उसमें पैसा भी जमा करेंगे और जिसको जरूरत होगी तो बहुत कम ब्याज पे लोग ले भी रहेंगे। तो इससे बहुत अच्छा व्यापार बढ़ेगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में समानता स्थापित होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था बनेगी, है ना, एक व्यापारिक व्यवस्था अच्छी बनेगी। तो इस सहकारी बैंकिंग संस्थानों को बनाने की बात करते हैं अच्छी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए। अगली जो इन्होंने बात कही, वो इन्होंने बात कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वीकृति दी जाए। वो उस रूप में नहीं है तो एक नए रूप में राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको स्वीकृति दी जाए, जिसको इन्होंने कहा पीपल्स परिसंघ। पीपल्स परिसंघ क्यों बनाया जाए, कि जब दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा या इतने सारे देश है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विवाद होंगे, बहुत सारी समस्या आएगी भैया। तो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को निपटाने के लिए कोई तो अंतरराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। तो सभी देश द्वारा एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो उसको स्वीकृति देनी चाहिए, उसके निर्णयों को मानना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हमें स्वीकृति देना चाहिए ताकि एक बहुत अच्छी व्यवस्था दुनिया में खड़ी हो सके, इस तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बन सकेगी, है ना। तो ये बात कही है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए। समझ गए। अब आगे अगली चीज देख लेते हैं। अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और अगला देखते हैं, जो रॉल्स का विचार है वो है, देखो, इनके जो न्याय है इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि सरकार के क्या दायित्व होंगे न्याय को लेकर, सरकार कैसे न्याय को स्थापित रखेगी और न्याय को बनाए रखने के लिए क्या कार्य करेगी सरकार, या क्या कदम उठाएगी, उसकी ये बात करते हैं इसमें। तो देखो, इन्होंने जो न्याय की कल्पना की है ना, तो इन्होंने सरकार को कैसा माना,
इन्होंने लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की बात की है न्याय को लेकर, है ना। न्याय करेगा कौन सा? लोक कल्याणकारी राज्य। ऐसा राज्य होगा जो राज्य के कार्य लोक कल्याणकारी कार्य होंगे, जो लोगों की मदद करेगा। जो लोग सक्षम नहीं है उनको संसाधन उपलब्ध कराएगा राज्य, इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। इन्होंने न्याय को व्यवहारिक बनाने के लिए जो न्याय का सिद्धांत दे रहे हैं वो ज्यादा व्यवहारिक हो सके, तो लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि वाले राज्य की बात की। इनका राज्य को कैसा माना? लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, वहीं पे इनका न्याय लागू होना चाहिए। लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, आवश्यक माना है राज्यों के लिए। लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि को आवश्यक माना है और इस परिस्थिति में क्या करते हैं? न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने राज्यों के कुछ कार्य बताए, तो देखो इस पृष्ठभूमि में राज्य के क्या कार्य हैं। राज्य के कार्य, राज्य कैसे न्याय को बनाए रखने के लिए कार्य करेगा, क्या क्या कदम उठाएगा, उसी को कहा राज्य के कार्य। तो देखो राज्य का पहला काम होगा, ठीक है, पहला काम क्या होगा? राज्य का आवंटन। ठीक है, इसको एलोकेशन कहते हैं, आवंटन मतलब कि एलोकेशन। राज्य आवंटन करेगा। आवंटन क्या करेगा? जैसे देखो, आवंटन करना या बांटना इसका मतलब होता है राज्य जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें प्रतिस्पर्धा बना के रखेगा। प्रतिस्पर्धा या इसको कहते हैं प्रतियोगिता। एक अच्छा बाजार या अच्छा देश तभी हो सकता है जब उसके मार्केट में प्रतियोगिता हो। जब वस्तुओं के बीच में प्रतियोगिता होती है ना, उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, तो अच्छी गुणवत्ता की वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध होती है, जिससे फायदा जनता को होता है या प्रजा को होता है या उपभोक्ता का होता है। ठीक है, तो राज्य मार्केट में प्रतियोगिता बनाकर रखेगा, बाजारवादी व्यवस्था को बनाकर रखेगा। क्या करेगा? बाजारवादी व्यवस्था को बनाकर रखेगा राज्य। और प्रतियोगिता करेगा तो राज्य प्रतियोगिता को बना के रखेगा, बाजार व्यवस्था को बना के रखेगा और कुछ नियंत्रण भी करेगा। अगर किसी एक वर्ग के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति या कुछ बढ़ रही है तो, और कोई दूसरा वर्ग अगर कमजोर हो रहा है तो उसको ये सब्सिडी प्रदान करेगा। जैसे आज देखिए, आज हमारे भारत में भी ये व्यवस्था है, जो एमएसएमई सेक्टर है, कहीं ना कहीं वो बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे, तो सरकार इनको क्या करती है? अलग से सब्सिडी प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रतियोगिता में आ सके। तो यही व्यवस्था है आवंटन, मतलब कि सरकार बाजार में प्रतियोगिता बनाकर रखेगा। ठीक है, बाजारवादी व्यवस्था को बनाकर रखेगा। राज्य कीमतों पर नियंत्रण करेगा, कीमतों पर नियंत्रण करेगा और प्रगतिशील करारोपण करेगा। करारोपण कैसा होगा? जनता पर जो कर लगाया जाएगा प्रगतिशील लगाया जाएगा। ठीक है, ज्यादा वस्तुओं की कीमत बढ़ेगा तो राज्य हस्तक्षेप करके कीमत को कम करेगा, कर लगाएगा। ठीक है, बाजार में प्रतियोगिता बनाकर रखेगा। तो आवंटन के माध्यम से राज्य क्या करेगा? आर्थिक नियंत्रण लगाएगा। ठीक है, आवंटन करेगा करों का, कि इधर कर कम है तो कर लगा दिया जाएगा, बाजारवादी व्यवस्था को बनाकर रखा जाएगा। अगर कोई सेक्टर या कोई उद्योग प्रतियोगिता में नहीं है तो राज्य सब्सिडी के माध्यम से उनको आवंटन करके क्या करेगा? पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो न्याय के लिए राज्य का पहला कदम है, देखो, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों की आय अच्छी होगी, लोगों पर कर लगाया जाएगा, एक आर्थिक समानता होगी, तभी तो समाज में न्याय हो पाएगा। इसलिए आवंटन करेगा राज्य, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या करेगा? दूसरा करेगा स्थायित्व। इनको इन्होंने नाम दिया स्थायित्व, जिसको कहा जाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि स्थायित्व होगा। तो स्थायित्व कैसे होगा? तो स्थायित्व के तहत जो व्यक्ति है, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। राज्य क्या करेगा? सभी व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का बात करेगा। ठीक है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होगी और यहाँ लोगों को स्वतंत्रता होगी रोजगार चुनने की। समाज में न्याय बनाने के लिए दूसरी चीज क्या करेगा राज्य?
पूर्ण रोजगार को बना के रखे। जब सब लोगों को रोजगार मिलेगा, सबके पास आय होगी, तो सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तभी तो न्याय होगा, तभी सब लोग अच्छे से जीवन जी पाएंगे, है ना। तो दूसरा काम क्या करेगा राज्य? स्थायित्व बनाकर रखेगा, ठीक है, रोजगार का। इसको कहते हैं स्थायित्व। तीसरा काम राज्य करेगा हस्तांतरण का। हस्तांतरण जिसको कहते हैं ट्रांसफर। तो हस्तांतरण किस चीज का? देखो, हस्तांतरण होगा कि लोगों को, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो गरीब है, पिछड़े हैं, उनको कल्याण की जरूरत है, तो यहाँ हस्तांतरण के माध्यम से जो न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं हैं, इनका हस्तांतरण किया जाएगा। जो लोग पिछड़े हैं या गरीब है, जिनको सहायता की जरूरत है, तो कल्याण के लिए उनकी कल्याणकारी चीजों का हस्तांतरण, न्यूनतम सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए, उसके लिए कुछ सुविधाओं का हस्तांतरण करेगा राज्य। जैसे गरीब लोग हैं, तो उनको पेंशन दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभ दिया जाएगा, जैसे भारत में आयुष्मान भारत योजना, वही हस्तांतरण का रूप है ना। तो आवश्यक जो वस्तु है, इनका हस्तांतरण किया जाएगा। न्यूनतम रोजगार की, जो हमारे यहाँ रोजगार गारंटी योजना है, न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाएगी, ठीक है। अगर कमाने के लिए कोई सक्षम नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी, महिलाओं के खाते में पैसा डाला जाएगा, जैसे अभी चल रहा है। तो ये होगा हस्तांतरण, कि राज्य अगर कोई लोग नहीं कर पा रहे, तो अपनी तरफ से फिर हस्तांतरण करेगा। इसको उन्होंने नाम दिया हस्तांतरण का, ठीक है। मतलब सभी के लिए आय की व्यवस्था करना, यही क्या हो गया? हस्तांतरण हो गया। अब राज्य चौथा काम क्या करेगा? तो इसको कहा, चौथा काम करेगा वितरण। वितरण शाखा, ठीक है। वितरणात्मक कार्य करेगा राज्य। वितरणात्मक कार्य कैसे करेगा? जैसे देखो कि संपत्ति का अगर केंद्रीकरण हो गया, संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया है ना। कुछ लोगों के पास एक सीमा से ज्यादा, बहुत ज्यादा संपत्ति अगर जमा हो गई है, तो राज्य संपत्ति के एक केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास करेगा। केंद्रीकरण को क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा, समानता बनाने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा? वो वितरण करेगा आय का, मतलब जो ज्यादा अमीर लोग हैं, उन पे प्रगतिशील कर लगाएगा। प्रगतिशील कर लगाएगा। और संसाधनों का गरीब लोगों में क्या करेंगे? वितरण करेंगे। संसाधनों का वितरण क्यों करेंगे? असमानता दूर करने के लिए। असमानता दूर करने हेतु संसाधनों का वितरण करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वितरण के माध्यम से क्या होगा कि अगर संपत्ति किसी के पास एक सीमा से ज्यादा हो जाए, तो उन पर टैक्स लगा के उसका वितरण आम लोगों में कर दिया जाएगा, ठीक है। यही मुख्यतः क्या है, यह इनके राज्य के चार कार्य उन्होंने बताए, जिनमें हमने देखा आवंटन, स्थायित्व, स्थानांतरण और वितरण, ठीक है। ये चार चीजों को जानना आपके लिए जरूरी था, जिनको हमने क्रमशः विस्तार से देखा है। तो ये निम्न बातें जो हमने देखी, यही रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ पर पूर्ण होता है, जिसमें हमने बहुत सारे आयामों को और चीजों के लिए, चीजों को देखा है, समझने की कोशिश की है। तो आप अपने नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतनी चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप। जय हिंद।